हेलो स्टूडेंट्स, सदिश विश्लेषण में नेक्स्ट टॉपिक है प्रक्षेप गति। प्रक्षेप गति, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रक्षेप गति क्या होती है कि यदि किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर ऊपर की दिशा में न फेंक कर, यदि किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर ऊपर की दिशा में न फेंक कर किसी भिन्न दिशा में फेंका जाए तो वो पिंड गुरुत्वाकर्षण जी के अंतर्गत एक वक्रीय पथ पर गमन करने लगता है या एक वक्रीय पथ पर गति करने लगता है। तो इस प्रकार की गति को प्रक्षेप गति कहते हैं। इस प्रकार की गति को प्रक्षेप गति कहते हैं। ठीक है, कि प्रक्षेप गति क्या होती है कि यदि किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर ऊपर की दिशा में ना फेंककर किसी भिन्न दिशा में फेंका जाए तो वो पिंड गुरुत्वाकर्षण जी के अधीन एक वक्रीय मार्ग में गति करने लगता है और इस प्रकार की गति को प्रक्षेप गति कहते हैं। ठीक है, प्रक्षेप गति में उसका ऊर्ध्वाधर उसको वेग को यदि वियोजित करेंगे दो घटकों में तो ऊर्ध्वाधर वेग घटक बनेगा और क्षैतिज घटक बनेगा। तो पूरे प्रक्षेप के दौरान वस्तु का या पिंड का क्षैतिज वेग अपरिवर्तित रहता है, क्षैतिज वेग नहीं बदलता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं यहाँ से किसी पिंड को ऊपर की ओर इस प्रकार से फेंका गया तो इसके प्रत्येक बिंदु पर, जैसे मान लेते हैं इसे थीटा कोण पर फेंका गया u वेग से, तो किसी भी बिंदु पर इसका क्षैतिज वेग नहीं बदलेगा। जैसे इस बिंदु पर, इस बिंदु पर, इस बिंदु पर इसको वियोजित करेंगे दो घटकों में तो ये घटक यहाँ से बनेगा u cos थीटा और ये ऊपर का ये वाला घटक बनेगा u sin थीटा। इसी प्रकार इस बिंदु पर ये कोण थीटा होगा तो ये बन जाएगा u cos थीटा और ये बन जाएगा u sin थीटा। इसी प्रकार यहाँ पर वियोजित करेंगे तो ये बन जाएगा u cos थीटा और ये बन जाएगा साइन थीटा। मतलब इसका जो ऊर्ध्वाधर वेग होगा वो बदलता जाएगा। ठीक है, ये छोटा होता जाएगा। तो इस प्रकार से पूरे प्रक्षेप के दौरान जो है उसका क्षैतिज वेग अपरिवर्तित रहता है और उसका ऊर्ध्वाधर वेग बदलता रहता है। क्षैतिज वेग अपरिवर्तित रहता है मतलब क्षैतिज में कोई भी त्वरण कार्य नहीं करता है, इसलिए ये वेग अपरिवर्तित रहता है। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण की जो दिशा होती है वो ऊर्ध्वाधर ऊपर से नीचे की ओर होती है, लंबवत। ठीक है, तो प्रक्षेप गति समझ गए होंगे कि यदि किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर ऊपर की दिशा में न फेंककर किसी भिन्न दिशा में फेंका जाए तो वो गुरुत्वाकर्षण जी के अधीन एक वक्रीय मार्ग में गति करने लगता है। इस प्रकार की गति को प्रक्षेप गति कहते हैं। अगला है उदाहरण के लिए, जैसे किसी तोप से किसी गोले को छोड़ा जाए। ठीक है, छत से किसी गेंद को कुछ कोण पर बनाते हुए फेंका जाए। ठीक है, विमान से बम को गिराया जाए तो ये सभी जो गतियां हैं तो ये सभी प्रक्षेप गतियां हैं। ठीक है, अब प्रक्षेप का पथ कैसा होता है? प्रक्षेप का पथ ठीक है, तो मान लेते हैं कि किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर थीटा कोण बनाते हुए फेंका जाए तो वो पिंड इस प्रकार से गति करता हुआ नीचे की ओर आ जाएगा। ये मान लेते हैं मूल बिंदु O है और उसे प्रारंभिक वेग u से फेंका गया था और वो क्षैतिज के साथ थीटा कोण बना रहा था। ठीक है, तो इस बिंदु पर भी ये कोण थीटा होगा, ये होगा u cos थीटा और ये बन जाएगा u sin थीटा। और इस प्रकार से u sin थीटा का मान घटता रहेगा और यहाँ पर लास्ट में जो है शून्य हो जाएगा। तो u को दो घटकों में यहाँ पर वियोजित करते हैं तो ये बन जाएगा u cos थीटा और ये घटक बनेगा y अक्ष में घटक बनेगा u sin थीटा। तो लिख देंगे कि u को दो घटकों में वियोजित करने पर तो क्षैतिज घटक मान लेते हैं वेग का u x है तो ये बनेगा u cos थीटा
और ये ऊर्ध्वाधर वाला बन जाएगा ui इक्वल यू साइन थीटा। अब बात करेंगे क्षैतिज गति के लिए। क्षैतिज गति के लिए तो यदि क्षैतिज गति की बात की जाए क्षैतिज के लिए, तो इसमें क्षैतिज वेग पूरे प्रक्षेप के दौरान क्षैतिज वेग अपवर्तित रहता है, तो u cos थीटा तो सब जगह सेम रहेगा। इसके बाद मान लेते हैं वो t समय में क्षैतिज दूरी x तय करता है, वो t समय में क्षैतिज दूरी या क्षैतिज विस्थापन x है, माना t समय में क्षैतिज विस्थापन x है और इसमें कोई त्वरण कार्य नहीं कर रहा है, क्योंकि जो गुरुत्वीय त्वरण की दिशा होती है वो लंबवत ऊर्ध्वाधर ऊपर से नीचे की ओर होती है और गति हो रही है क्षैतिज, तो इसमें कोई भी त्वरण कार्य नहीं करेगा, इसलिए गति के समीकरणों को यूज नहीं होगा, सीधे लगा देंगे दूरी बराबर चाल उड़ते समय। तो x बराबर हो जाएगा, ये क्षैतिज दूरी है x, क्षैतिज वेग है u साइन थीटा इंटू समय रख देंगे t, यहाँ से t बराबर आ जाएगा x अपान u cos थीटा। अब बात करेंगे ऊर्ध्वाधर गति के लिए। ऊर्ध्वाधर गति के लिए तो मान लेते हैं कि वो पिंड t समय में, अब वो जो पिंड है वो क्षैतिज गति भी क्षैतिज दूरी भी तय करेगा और ऊर्ध्वाधर भी दूरी तय करेगा। तो मान लेते हैं ऊर्ध्वाधर यदि विस्थापन y हो और इसमें गुरुत्वीय त्वरण g कार्य करेगा, ठीक है, तो y गति के समीकरण से लिखेंगे y h बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर से, तो बन जाएगा y बराबर यू आई ऊर्ध्वाधर वेग तो यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यह बन जाएगा y इक्वल यू आई का मान है u साइन थीटा इंटू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। लिखेंगे t का मान रखने पर, ये समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण 1 से t का मान रखने पर, समीकरण 1 से t का मान रखने पर, तो t का मान रख देंगे तब आ जाएगा ये y इक्वल आ जाएगा y इक्वल आएगा u साइन थीटा इंटू टी का मान है x अपान यू कास थीटा, x अपान यू कास थीटा माइनस का 1/2 जी और टी स्क्वायर, तो x स्क्वायर अपान यू स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। यहाँ पर u से u कैंसिल हो गया, यह y बराबर आ जाएगा x और साइन थीटा बटे कास थीटा, ये बन जाएगा टेन थीटा माइनस का 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपान यू स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। ये आ गया प्रक्षेप क्या बिंदु पथ का समीकरण। इसमें y एक घात है और x 2 घात है, तो ये y प्रोपोर्शनल एक्स स्क्वायर है, इसलिए ये एक परवलय का समीकरण है, ठीक है, ये एक परवलय का समीकरण है। अतः जो प्रक्षेप का पथ होता है वो परवलयाकार होता है, जो प्रक्षेप का पथ होता है वो परवलयाकार होता है, ठीक है। अगला है इसी में कि प्रक्षेप गति के दौरान निकालेंगे उड्डयन काल क्या होता है, क्षैतिज परास क्या होती है, उसने महत्तम ऊंचाई कितनी तय की, ये सब ज्ञात कर लेते हैं। तो पहला उड्डयन काल, तो उड्डयन काल होता क्या है कि पूरी प्रक्षेप के दौरान या पूरी प्रक्षेप गति के दौरान जितना समय लगता है, जैसे प्रक्षेपण बिंदु O से फेंका गया, तो जब यहाँ पर ये पहुँच जाएगा तो यहाँ से यहाँ तक उसको आने में कितना समय लगा, वो होता है उड्डयन काल, ठीक है। अब देखिए महत्तम ऊंचाई ये h,
ठीक है। अगर बात की जाए महत्तम ऊंचाई की, तो महत्तम ऊंचाई पर जो अंतिम ऊर्ध्वाधर वेग होता है वो शून्य हो जाता है। मतलब यहाँ पर जो साइन थीटा है ये 0 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा, लिखेंगे गति के प्रथम समीकरण से v इक्वल u माइनस जी टी से, कि महत्तम ऊंचाई तक पहुँचने में पिंड को कितना समय लगा वो मान लेते हैं स्मॉल t है। तो v के स्थान पर ऊर्ध्वाधर गति की बात की जाएगी, तो इसके स्थान पर लिखेंगे v के स्थान पर अंतिम वेग 0 हो जाता है और क्षैतिज ऊर्ध्वाधर प्रारंभिक वेग है u साइन थीटा माइनस का g इंटू टी। यहाँ से t बराबर आ जाएगा u साइन थीटा अपान g। अब जितना समय इसको महत्तम ऊंचाई तक पहुँचने में लगा है उतना ही समय नीचे आने में लगेगा। तो उड्डयन काल t इक्वल हो जाएगा 2 इंटू टी। यहाँ से यहाँ तक जाने में t समय लगा, तो यहाँ से यहाँ तक आने में भी t समय लगेगा। तो लिखेंगे t बराबर 2 इंटू टी। यह आ जाएगा t इक्वल 2u साइन थीटा अपान g। ये होता है उड्डयन काल का सूत्र। ठीक है। इसके बाद है महत्तम ऊंचाई। तो महत्तम ऊंचाई पर जो अंतिम वेग होता है वो शून्य हो जाता है। तो लिखेंगे v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर माइनस 2gh से। इस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो महत्तम ऊंचाई पर ऊर्ध्वाधर गति की बात की जाएगी। तो यहाँ पर ये वेग अंतिम वेग हो जाएगा 0 बराबर u के स्थान पर बन जाएगा u साइन थीटा की प्रारंभिक ऊर्ध्वाधर वेग का होल स्क्वायर माइनस 2g इंटू ये हो गया h। यहाँ से h बराबर आ जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g। ठीक है। h बराबर आ गया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g। अर्थात जो महत्तम ऊंचाई होती है वो निर्भर करती है कोण पर, कि जितने कोण पर वो फेंकी, वेग पर और कोण पर निर्भर करती है कि अगर कोण का मान अधिक होगा तो महत्तम ऊंचाई का मान अधिक होगा। 0 से 90 तक इसका मान अधिक होता है। यदि h मैक्सिमम यहाँ से निकाला जाए कि अधिकतम महत्तम ऊंचाई वेग प्राप्त करने के लिए u वेग से, तो हो जाएगा थीटा इक्वल 90 अंश, तो साइन 90 का मान 1 हो जाएगा, तो u स्क्वायर अपान 2g। यदि किसी पिंड को महत्तम ऊंचाई तक फेंकना है कि वो अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करे, तो इसके लिए आपको ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकना पड़ेगा, अर्थात थीटा बराबर 90 अंश से फेंकना पड़ेगा। अगला है महत्तम परास या परास। तो परास क्या होती है या क्षैतिज परास, कि पूरी प्रक्षेप के गति के दौरान पिंड जितनी क्षैतिज दूरी तय करता है, पिंड जितनी क्षैतिज दूरी तय करता है, तो उस दूरी को बोलते हैं परास। तो ये यहाँ से यहाँ तक इसकी ये परास है। तो इसके लिए लिखेंगे क्षैतिज गति के लिए, तो क्षैतिज गति में कोई त्वरण नहीं कार्य कर रहा है, तो सीधा दूरी बराबर चाल गुणते समय। यदि परास टी हो तो क्षैतिज परास बराबर चाल, तो क्षैतिज चाल है u cos थीटा इंटू समय। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगा है, तो उड्डयन काल के बराबर लगा है समय, तो लिख देंगे इंटू कैपिटल T। या r बराबर हो जाएगा u साइन थीटा और t का मान 2u साइन थीटा अपान g। या r बराबर आ जाएगा u स्क्वायर और ये बन जाएगा 2 साइन थीटा कास थीटा, सॉरी ये कास थीटा है, साइन थीटा 2 साइन थीटा कास थीटा, ये बन जाएगा साइन 2 थीटा अपान जी। तो ये आ गया परास का सूत्र। अब इसमें महत्तम परास के लिए थीटा बराबर 45 पर फेंकना चाहिए। क्यों? क्योंकि साइन 90 का मान महत्तम होता है, 1 होता है। यहाँ से आर मैक्सिमम बराबर आ जाएगा थीटा बराबर, यदि 45 कर देंगे तो आर मैक्सिमम बराबर आ जाएगा u स्क्वायर साइन अपान 2g। कि अधिकतम क्षैतिज दूरी प्राप्त करने के लिए, अधिकतम परास प्राप्त करने के लिए पिंड को 45 डिग्री से प्रक्षेपित करना चाहिए। ठीक है।
तो ये हो गया प्रक्षेप गति, प्रक्षेप का पथ और उड्डयन काल, महत्तम ऊंचाई और इसी में परास। ठीक है। अगला है प्रक्षेप की कुछ सीमाएं। तो प्रक्षेप गति की कुछ सीमाएं होती हैं कि पिंड का प्रारंभिक वेग बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, अन्यथा उसका जो गुरुत्वीय त्वरण है वो बदल जाएगा। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण जो होगा वो बदल जाएगा। पिंड बहुत दूर तक नहीं फेंकना चाहिए, अन्यथा उसका गुरुत्वीय त्वरण जो है वो बदल जाएगा। जैसे तोप के गोले से, या जैसे तोप से कोई गोला छोड़ा जाता है तो उसका पथ परवलयाकार होता है, अर्थात उसकी गति जो होती है वो प्रक्षेप गति होती है। लेकिन बहुत दूर तक जो मिसाइल मार करने वाली जो मिसाइल होती हैं तो उनका प्रक्षेप पथ या उनका जो पथ होता है वो परवलयाकार ना होकर दीर्घवृत्ताकार होता है। ठीक है, तो ये प्रक्षेप की कुछ सीमाएं कि वेग बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, बहुत ऊंचाई तक नहीं फेंकना चाहिए, अन्यथा त्वरण जी बदल जाएगा, और बहुत अधिक दूरी तक नहीं फेंकना चाहिए, तब भी जी का मान बदल जाएगा। अच्छा, इसमें परास में एक बात और देख लीजिए, पिंड को चाहे थीटा कोण पर फेंकिए चाहे 90 माइनस थीटा कोण पर फेंकिए, परास आर का मान नहीं बदलेगा, क्योंकि यहाँ पर थीटा रखेंगे तब भी यही सूत्र है, यहाँ पर 90 माइनस थीटा रख देंगे तो 180 माइनस 2 थीटा, साइन 180 माइनस 2 थीटा साइन थीटा के बराबर होता है। तो फिर से ये सूत्र आ जाएगा कि इसमें ये बात याद रखेंगे कि क्षैतिज परास में या चाहे उसको थीटा कोण पर फेंकिए चाहे 90 माइनस थीटा कोण पर फेंकिए, उस पिंड की जो परास होगी वो बराबर रहेगी, उसकी परास में कोई परिवर्तन नहीं पड़ेगा। तो ये चैप्टर समाप्त हो गया और कल से आपको न्यूमेरिकल बताए जाएंगे। धन्यवाद।